ये दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो एक सीरीज चल रही है उसमें आज हम आदिकाल को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे आदिकाल की समय सीमा क्या है और हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन में जो विद्वानों ने अलग अलग समय दिया है उनको देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास की बनाई गई है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को बताया गया है, ठीक है ना। यदि आप उसको न देखो तो उससे पहले आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आदिकाल, ठीक है ना। तो आदिकाल हिंदी साहित्य आलोचकों ने आदिकाल को 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल जो था 1400 ईस्वी के पूर्व का काल माना जाता है। अधिकांश विद्वानों ने 1400 से ऊपर पीछे का ही समय इसे माना है, ठीक है ना, जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था और चंदबरदाई नामक उसका एक दरबारी कब हुआ करता था। चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासू है जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासू हिंदी साहित्य में सबसे बृहत रचना मानी गई है। कन्नौज का अंतिम राठौर शासक जयचंद था जो संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था। तो ये रहा आदिकाल की शुरुआत का ग्रंथ, ठीक है ना। अब हिंदी साहित्य के काल विभाजन कैसे किया गया। काल विभाजन में और नामकरण इसमें बहुत ज्यादा विद्वानों में मतभेद है और ये मतभेद अभी भी बना हुआ है, इसका कोई दूर नहीं किया। लेकिन सर्व मान्य ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल का और फिर डॉक्टर नगेंद्र का माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और समय सीमा और नामकरण में जो मतभेद है तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन करने वाले गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर ने मात्र वृत्त संग्रह दिया। उन्होंने नामकरण और काल विभाजन की ओर को ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जॉर्ज गिरसन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस संबंध में थोड़ा प्रयास किया, ठीक है ना। सबसे पहले काल विभाजन का अगर कोई प्रयास किया है तो वो मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्रबंध विनोद में यह नामकरण और काल विभाजन सामने आया। इस विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने आदिकाल को सबसे पहले वाले काल को आरंभिक काल दिया, इसको भी उन्होंने बांटा था तो इसमें उन्होंने पूर्व आरंभिक काल कह दिया। पूर्व आरंभिक काल का इन समय दिया 700 से 1343 ईस्वी तक, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने इसको दे दिया उत्तरारंभिक काल, मतलब उत्तर के बाद का काल, यानी ये समय दे दिया उन्होंने 1344 से 1444 ईस्वी तक। फिर मध्यकाल को उन्होंने क्या दिया, माध्यमिक काल दिया, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल 1444 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 ईस्वी तक, ठीक है ना। फिर उन्होंने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो पूर्वालंकृत काल ये 1681 से 1790 ईस्वी तक। उत्तरालंकृत काल इन्होंने 1791 से 1889 तक। फिर इन्होंने लास्ट को जो दे दिया परिवर्तन काल, इसके बाद भी देना है वर्तमान काल। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी तक। वर्तमान काल 1926 ईस्वी से आज तक माना जाता है। इनके द्वारा यह काल का विभाजन किया गया, ठीक है ना। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन इस प्रकार किया। उन्होंने सबसे पहले आदिकाल दिया। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, जिसमें संवत से इन्होंने किया 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल जिसे उन्होंने भक्ति काल का नाम दिया और भक्ति काल का समय उन्होंने दे दिया 1375 से 1700 तक। फिर उन्होंने दिया उत्तर मध्यकाल जिसे उन्होंने रीतिकाल कहा,
1700 से संवत 1900 तक। फिर आपका आधुनिक काल, जिसे बाद में उन्होंने गद्य काल कह दिया, संवत 1900 से आज तक। ये काल का मान्य है, ये काल विभाजन बहुत से विद्वानों द्वारा मान्य कर लिया गया है। फिर आते हैं रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन का नामकरण इस प्रकार दिया है। सबसे पहले उन्होंने संधिकाल कहा। ये पूछा जाता है, ये आदिकाल से भी पहले एक संधिकाल मानते हैं। संधिकाल 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा, और चारण काल 1000 ईस्वी से कितना आया, 1375 ईस्वी तक। फिर भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी। फिर रेत काल 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आज तक। केवल इन्होंने एक संधि काल पहले मान लिया है और आदिकाल को चारण काल कहा, और लगभग किसका अनुसरण किया है, शुक्ल जी का अनुसरण किया है। ठीक है ना। स्पष्ट है कि इसमें संधि काल के अतिरिक्त शुक्ल जी के काल विभाजन और नामकरण का ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है, वो तो बता ही दिए। आगे आते हैं गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने पुस्तक हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य काल को कुछ परंपराओं में बांट कर काल विभाजन के नामकरण के प्रयास को नई दिशा दी है। धर्माश्रय में लिखित साहित्य, संत काव्य परंपरा, पौराणिक रीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, भक्ति काव्य परंपरा, राजाश्रय में लिखित साहित्य, मैथिली गीत परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्त काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा। इस प्रकार उन्होंने काल का विभाजन किया। लोकाश्रित लिखित साहित्य में रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। इस प्रकार उन्होंने काल का नाम दिया है, समय नहीं दिया है। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने भी काल विभाजन प्रस्तुत किया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल के कुछ विभाजन किए हैं। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंद्र युग, फिर जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर आपका छायावादोत्तर, फिर आपका प्रगतिवाद, फिर आपका प्रयोगवाद, फिर आपका नवलेखनवाद या नई कविता। इस प्रकार उन्होंने नामलेखन परंपरा दिया। अन्य विद्वानों के अनुसार काल का विभाजन इस प्रकार है। इसके अतिरिक्त नामकरण का प्रयास अन्य विद्वानों ने भी किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन किया वह शुक्ल जी के अनुसार ही है, परंतु उन्होंने आधुनिक काल को नवीन विकास का युग कहा है। ठीक है ना। तो ये रहा हिंदी साहित्य का आदिकाल और उसका काल विभाजन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के अन्य नाम, आदिकाल के कवि, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, आदिकाल के वीरगाथात्मक तर्क कौन है, फिर और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। ये सभी वीडियो इसमें मिलेगी, तो आपको जरूर मजा आएगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।